जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार सी क्लास की ओर। याद रखें, अपने जीवन में अगर तरक्की को प्राप्त करना चाह रहे हो, अपने जीवन में अगर तरक्की को प्राप्त करना चाह रहे हो और पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हो, तो स्वागत है आपका। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलते हैं आज की ताबड़तोड़ वाली जानदार शानदार सी क्लास और स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। याद रखिएगा, आज अपनी रामबाण वाली क्लास होनी थी, परंतु क्या बताते कि कुछ टाइपिंग जो हमने टाइपिस्ट को दिया था उसने कर नहीं पाया। भैया कह रहे थे सर वो हमारे यहाँ 8 पूजती हैं और पूजन वगैरह होता है, उस वजह से वो टाइपिंग नहीं हो पाई। बाकी मैंने कहा क्लास का गैप नहीं होना चाहिए, तो भैया मैंने व्यवस्था कर दी आपके लिए बढ़िया सी। आपको बता दें, ग्रुप डी वाली प्रैक्टिस सेट वाली क्लास, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक्सपेक्टेशन ये है मेरी। बाकी जीवन में तरक्की के लिए भैया आपको एकमात्र डोर पकड़ के चलनी है, वो है गुरुकुल उन्नति की, और गुरुकुल उन्नति आपको पार लगा देगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप बता दें, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से भैया जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे 7052515116 पर ऑल टाइम, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, गुरुकुल उन्नति ऐड हो जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पर भैया फॉलो कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस हमारा, अगर आप झांसी में रहते हैं भैया, अगर आप झांसी में रहते हैं मेरे सिर, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर बड़ा गांव गेट बाहर नारंगबाग तिराहा झांसी, हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलता है ना। हमारी कोचिंग का स्लोगन ही है, आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। ताबड़तोड़ वाली क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा। एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको आ गया होगा या समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें मनुष्य की, तो कहना सर मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस होता है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है। कहना सर अगर बात करेंगे मनुष्य में किस प्रकार का लेंस होता है, मनुष्य में किस प्रकार का लेंस, आंख में कौन सा लेंस होता है। कहना सर मनुष्य की आंख में जो होता है तो कौन सा होता है। कहना सर जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है। कहना वाहनों, जो वाहन होते हैं, वाहन के जो पीछे जो वाहन चल रहे होते हैं या पीछे के रोड को देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। कल भी मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है, बड़ी चीज को छोटे में आईने में दिखाता है, वो उत्तल दर्पण का काम करता है। जबकि अवतल दर्पण क्या काम करता, जबकि अगर बात करेंगे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण भैया छोटी चीज को बड़ी दिखाता, क्या सूक्ष्म चीज को, किसको, सूक्ष्म को क्या दिखाता है, बड़ी दिखाने का काम करता है, बड़ी दिखाने का काम करता। इस बात को आप याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे की ओर चलें, अगर आगे की ओर चले हम तो अगर हम आगे की ओर चलें, तो अगर हम अगले प्रश्न की ओर चलें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो मेरे सिर, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, वो कह रहा है कि बताओ तापमापी, तापमापी में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है। तापमापी मतलब समझ रहे हो आप, ताप मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसको थर्मामीटर कहते हैं। क्या देते हैं बोला बेटा, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर की अगर बात करें, किसकी, कहना सर थर्मामीटर की अगर बात करेंगे तो थर्मामीटर का क्या क्या होता है। कहना सर शरीर के तापमान को मापने के लिए, शरीर के तापमान को मापने के लिए, शरीर के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, जो थर्मामीटर पहले के समय में होते थे वो कांच के होते थे। कैसे होते थे, कांच के, कुछ इस प्रकार होते थे। और इस प्रकार के कुछ थर्मामीटर आपको, जो टेढ़ा नहीं सीधा ही है भाई, ठीक है, इस प्रकार के थर्मामीटर देखने को मिलते थे। यहाँ पर एक निडल लगी रहती है, इसमें सुइयाँ मतलब नंबर लिखे होते थे, और इसके अंदर क्या भरा होता था। कहना सर पारा भरा होता था। इसके अंदर क्या भरा होता था, पारा। पारा को क्या नाम से जानते हैं। कहना सर पारा को मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रेडियो तरंगे की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, रेडियो तरंगों की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मार्कोनी था। क्या नाम था। कहना सर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे न्यूटन ने, तो कहना सर न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए। क्या दिए, 3 लॉ दिए, 3 लॉ दिए, 3 नियम दिए भैया, 3 नियम दिए। किसके द्वारा दिए गए। कहना सर ये न्यूटन के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा। कहना सर
ये जो 3 नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया, इस बात को भी याद रखेंगे। और मार्को ने रेडियो तरंगों की खोज करी थी। अगर एग्जामिनर इस प्रकार पूछे ले कि बताओ रेडियम की खोज किसकी, रेडियम की खोज किसने करी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिएगा कि रेडियम की खोज किसके द्वारा करी गई। अगर बात करें न्यूटन का तीसरा नियम किसके बारे में बताता है, कहना सर न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब जब एक बंदूक को अपने कंधे पर रखकर आप चलाते हैं, जब एक बंदूक को अपने कंधे पर रखकर चलाते हैं तो आगे की ओर गोली जाती है और झटका पीछे की ओर लगता है, यानी क्रिया बराबर में प्रतिक्रिया। ये कौन से लॉ है, कहना सर न्यूटन का थर्ड लॉ है। कौन सा नियम है बेटा, कहना सर थर्ड लॉ है। अगर बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, अगर बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण की बात करें, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कहना सर ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखने को मिलता है ना। अगर बात करेंगे विद्युत मोटर का प्रयोग, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत मोटर की बात कर रहे हैं बेटा, विद्युत मोटर की, तो कहना सर अगर बात करेंगे, देखो आपके सामने मान लो आपके ने घर में देखा होगा कि आपने घर में देखा होगा यहाँ पर 2 तार निकले होते हैं। क्या है, 2 तार निकले हो, जो डायरेक्ट ये क्या है, बोर्ड से जुड़ जाएंगे, ये डायरेक्ट बोर्ड से जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोर्ड से जुड़ जाएंगे, बोर्ड से जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, बोर्ड से जुड़ जाएंगे। और अगर बात करेंगे इसमें क्या लगा होता है, कहना सर एक पंखड़ी लगी होती है। क्या लगी होती है मेरे शेर, एक पंखड़ी लगी होती है। अगर आपने यहाँ से क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी देनी, विद्युत धारा दी, क्या दी मेरे शेर, विद्युत धारा दी। जैसे यहाँ से आपने एक विद्युत धारा दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, कहना सर यांत्रिक ऊर्जा में। किस में, विद्युत ऊर्जा से किस में, विद्युत ऊर्जा दी आपने, क्या दी भैया, विद्युत ऊर्जा दी। तो विद्युत ऊर्जा से किस में हो जाएगी ये कन्वर्ट, कहना सर ये हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा में। किस में, कहना सर ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में ये क्या हो जाएगी, कहना सर ये कन्वर्ट हो जाएगी। यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है विद्युत मोटर। समझ में आया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। कहना सर विटामिन सी का ना, कहना सर विटामिन सी का जो नाम होता है वो स्कर्विक एसिड होता है मेरे शेर। क्या होता है, स्कर्विक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए एफ ई किसका प्रतीक है। एफ ई को जानने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं ए जी किसका प्रतीक है ना। अगर बात करूं ए जी किसका प्रतीक है तो ए जी किसका प्रतीक है ये आप मुझे बता दीजिएगा। अगर बात करेंगे एफ ई किसका प्रतीक होता है, कहना सर आयरन का होता है। किसका, आयरन का होता है। इस बात को याद रखिएगा। जिंक का प्रतीक क्या होता है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करेंगे तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। कल भी मैंने बताया था कि अगर बात करें कार्बन के अपर रूप क्या है तो कहना सर कार्बन का जो अपर रूप है वो ग्रेफाइट है। एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि बताइए कार्बन का अपर रूप बताइए। क्या पूछेगा, कार्बन का अपर रूप बताइए। कार्बन का अपर रूप अपर रूप क्या है, अपर रूप क्या है, कहना सर ग्रेफाइड है। क्या है, कहना सर ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। देखो बेटा हीरा भी जो होता है वो कार्बन का बना होता है। हीरा भी मेरे शेर कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइड भी किसका बना होता है, कहना सर ये भी कार्बन का बना होता है। किसका, कहना सर ये भी कार्बन का बना होता है। और दोनों की आकृति अलग अलग, लेकिन इसकी जो आकृति होती है वो अलग होती है और इसकी आकृति अलग होती है, जिसका कारण ये क्या हो जाता है, बहुत कठोर बहुत मजबूत हो जाता है, जबकि ये उतना ही क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। बने एक ही से हैं, बने दोनों ही कार्बन से हैं, लेकिन इसकी जो आकृति वो अलग स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो अलग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। एलपीजी, एलपीजी को मतलब क्या होता है, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है मेरे शेर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपके घरों में जो सिलेंडर आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, कहना सर एलपीजी भरी होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना सर एलपी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, कहना सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। मुख्य रूप से क्या होता है मेरे शेर, कहना सर ब्यूटेन होता है। मेथेन किस में होता है मुख्य रूप से, अगर बात करेंगे मुख्य रूप से मेथेन मुख्य रूप से किस में होता है, कहना सर गोबर गैस में। किस में,
क्या ना सर, जो गोबर गैस होती है ना आपकी, उसमें मुख्य रूप से मेथेन ही होती है। क्या होती है? मेथेन होती है। और एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? क्या ना सर, ब्यूटेन होता है। इस बात को याद रखिएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। क्या है? सबसे हल्की गैस, सबसे सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की हल्की जो गैस है वो कौन सी है? क्या ना सर, वो है हाइड्रोजन। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करेंगे माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा रसायन, बहुत इंपॉर्टेंट, कतई जहर प्रश्न है, लिख लो छपेगा। क्या? लिख लो छपेगा। माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा रसायन होता है? क्या ना सर, माचिस की तीली पर अगर बात करेंगे तो एक रसायन पाया जाता है जिसको बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं बेटा? कहना सर, सल्फर को टिक करेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को अपने ब्रेन में सेव करके रखना। और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी था। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए रक्त शुद्ध करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो भैया रक्त की अगर बात करेंगे तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? कहना सर, रक्त का जो शुद्धिकरण है वो यकृत से होता है। और यकृत किन कोशिकाओं का बना होता है? कहना सर, यकृत जो है वो नेफ्रॉन का बना होता है। किन कोशिकाओं का बना होता है मेरे शेर? कहना सर, वो नेफ्रॉन से बना होता है। उनमें क्या पाई जाती है? कहना सर, नेफ्रॉन सेल पाई जाती हैं। इस बात को याद रखेंगे। क्या पाई जाती हैं? नेफ्रॉन सेल पाई जाती हैं। फिर आपके मन में विचार आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर न्यूरॉन सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो बेटा न्यूरॉन सेल तंत्रिका तंत्र में। कहाँ पर? तंत्रिका तंत्र में क्या पाया जाता है? कहना सर, इसमें न्यूरॉन सेल पाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते? कौन नहीं जानता इस जग में कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह कौन नहीं जानता? सभी विद्यार्थी जानते होंगे। अगला प्रश्न देखो, वो कह रहा मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? जब भी बात करें शुरू की बात कर दे। अगर बात करें एग्जामिनर कि शुरू पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? कहना सर, मुंह से होता है। क्या होता है? पाचन प्रारंभ मुंह से होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बताओ मनुष्य में, क्या मैं पूछूं कि बताओ मनुष्य में भोजन का पूर्णतः पाचन, भोजन का पूर्णतः पाचन, क्या कहना सर, पूर्णतः पाचन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कहना सर, भोजन का पूर्णतः जो पाचन है वो होता है, आपको बता दें, पूर्णतः पाचन होता है छोटी आंत में। पूर्णतः पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। आप टिक करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और भोजन प्रारंभ की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी मुख को लगाएंगे। अगला प्रश्न देखो, रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? कहना सर, रक्त की अगर बात करेंगे तो रक्त किसका ऊतक का उदाहरण है? कहना सर, रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण है। कौन सा ऊतक? कहना सर, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। एक तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं? तरल संयोजी तरल संयोजी ऊतक का क्या है मेरे शेर? कहना सर, ये तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण देखने को मिलता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो मेरे शेर, बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कहना सर, सबसे बड़ा जो अंग देखने की बात कर रहे हैं तो वो केवल एकमात्र है, वो है त्वचा। क्या है? कहना सर, अगर मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की बात करेंगे तो वो क्या रहने वाला है? त्वचा रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी ऐसा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल की बात कर रहे हैं तो कहना सर, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक वो इस्पात में होती है। किस में होती है? इस्पात। ज़्यादातर ऑप्शन इस्पात देता है, लेकिन इसने लोहा दे दिया तो कोई बात नहीं, इस्पात में होती है। यानी किस में होगी? लोहे में होगी। अगर बात करेंगे कि बताओ प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है वो निर्वात में होता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश का अधिकतम वेग, अधिकतम जो वेग है वो किस में होता है? प्रकाश का जो अधिकतम वेग है वो निर्वात में होता है। और ध्वनि की अधिकतम जो चाल होती है वो कहाँ पर होता है? कहना सर, इस्पात या लोहा में होता है। इस बात को या ठोस में कह सकते हैं। ऑप्शन में ठोस भी रहता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो ठोस भी अगर ऑप्शन है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। पृथ्वी पर भार क्यों होता है? तो भैया पृथ्वी पर भार क्यों होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भैया पृथ्वी पर जो भार होता है उसका एकमात्र कारण है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। किसका? कहना सर, गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, कहना सर भार होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी पर भार होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न अगर बात करेंगे बल की एसआई इकाई क्या है, तो भैया कौन नहीं जानता इस जग में कि बल की जो एसआई इकाई है वो न्यूटन रहने वाली है। क्या मेरे शेर, कहना सर बल की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन रहने वाली है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर बात करें ध्वनि का, ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बात करेंगे ट्यूबलाइट किस सिद्धांत पर काम करती है, ट्यूबलाइट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कहना सर ट्यूबलाइट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कहना सर वो करती है गैस डिस्चार्ज। किस पर, ट्यूबलाइट किस सिद्धांत पर काम करती है, तो कहना सर याद रखिएगा किस पर सिद्धांत पर काम करती है, तो याद रखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे सिर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। बताइए मृगदंड किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, तो कहना सर इसकी अगर बात करेंगे तो ताल बाग। कौन सा, कहना सर ताल बाग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे कि बताइए डिटर्जेंट किससे बनते हैं या किससे बनाए जाते हैं, तो डिटर्जेंट की अगर बात करें तो डिटर्जेंट में सबसे पहले इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्या है, बताओ, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, कहना सर डिटर्जेंट में जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और अगर बात करें खाने की बात करेंगे तो खाने वाले सोडे में किसका क्या नाम होता है, खाने वाले सोडे का, कहना सर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, क्योंकि खाना कौन बनाता, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो डिटर्जेंट में किस का प्रयोग किया जाते हैं भैया, डिटर्जेंट बनाने के लिए भैया आपको बता दें कि भैया किसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोकेमिकल का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोकेमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो कहना सर अगर बात करेंगे कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो डायमंड ही होता है, और डायमंड मजबूत केवल अपनी आकृति, अपनी संरचना की वजह से वो मजबूत होता है। अगर बात करेंगे सबसे कठोरतम पदार्थ तो डायमंड ही है, और ये किसका बना होता है, कहना सर ये कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कहना सर ये जो है वो कार्बन का बना होता है, इस बात को भी हम याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलें। वो कह रहा है कि बताइए CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है, CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है, कहना सर CaCO3 का जो रासायनिक नाम होता है वो चूना पत्थर है, और कतई जहर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो छपने वाले प्रश्नों में से एक हो जाएगा कि भैया CaCO3 किसका रासायनिक नाम है, कहना सर ये चूना पत्थर का रासायनिक नाम रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करेंगे अमोनिया गैस की गंध, क्या बात करेंगे कि बताइए अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है, कहना सर अमोनिया गैस की गंध जो होती है वो कैसी होती है, तीखी होती है। अब ये अमोनिया कैसी होती है, देखो आपको बता दें कि हमारी यूरिन में भी तीक्ष्ण गंध, मछली की जैसी सड़ी हुई गंध या तीक्ष्ण गंध आती है, वो भी कैसी होती है, अमोनिया के समान होती है। क्या होती है, अमोनिया जैसी होती है, इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगर बात करेंगे लोहे में जंग किस कारण लग जाती है, तो याद रखिएगा लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण एक ही है, ऑक्सीजन और नमी जब लोहे में पकड़ लेती है, जब लोहे पर नमी के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो उस स्थिति में क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है। लेकिन अगर एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि बताइए किसी लोहे में जंग लगी हुई है तो उसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा, तो भैया उसका वजन बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लूँ कि बताइए किसी लोहे में अगर जंग लगी और उस जंग को छुटा दिया जाए तो उसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा, तो कहना सर तब उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगर बात करेंगे कि बताओ थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, कहना सर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, इस बात को याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, क्या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहना सर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, बताइए किस अंग को पाचन का कारखाना कहा जाता है, किस अंग को पाचन का
कारखाना कहा जाता है? तो आपको बता दें कि किस अंग को पाचन का कारखाना कहा जाता है? कहना सर यकृत या लीवर। इस बात को टिक कर सकते हैं आप बढ़िया तरीके से। पाचन का कारखाना कहा जाता है, इस बात को आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। तो मेरे सिर क्या लगाएंगे? कहना सर ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर है। इस बात को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में सेव करके रखेंगे। डेंगू का प्रसार किस मच्छर के कारण होता है? ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। क्या डेंगू का मच्छर के कारण किस कारण होता है? ये आप लोग मुझे आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। चलिए जल्दी बता दीजिए फटाफट, तो प्रश्नों की सीरीज की श्रृंखला खत्म करें। कि बताइए डेंगू का प्रसार किस मच्छर के कारण होता है? कहना सर मादा एंडीज के काटने से। मादा एंडीज के काटने से डेंगू होता है। और याद रखिएगा एनफिलीज के मच्छर काटने से, मादा एनफिलीज के काटने से, मादा एनफिलीज के काटने से आपको क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया मलेरिया होता है। और डेंगू किसके कारण होता है? कौन से मच्छर के काटने से? एंडीज मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। रक्तचाप को किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? तो कहना सर रक्तचाप को स्फेग्नोमीटर के द्वारा नापते हैं। आपने देखा होगा ये जो डॉक्टर साहब होते हैं वो एक पट्टा यहाँ पर बांध देते हैं और एक पंप रहता है, उनको ऐसे ऐसे दबाते, फ्यूं 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 दबाने के बाद जो ऊपर रहता होगा वो पारा जो होता है वो ऊपर चढ़ता है। फिर उससे क्या कर सकते हैं? हम रक्तचाप को नाप सकते हैं। रक्तचाप कितना होना चाहिए? सामान्य रक्तचाप कितना होता है भैया? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कहना सर 120/80 होता है। ये सामान्य रक्तचाप यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर बोला जाता है, या रक्तचाप इसके नाम से भी जाना जाता है। सामान्य मनुष्य की सामान्यतः नाड़ी कितनी बार नाड़ी यानी पल्स रेट कितनी होती है? पल्स रेट भैया आपको बता दें 70 से 72 होती है पल्स रेट। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगर ये चीज़ें बढ़िया लगी, शानदार लगी और अगर अपने जीवन में आप एसएससी MTS CGL CHSL SSC GD PET पुलिस रेलवे या UPSI RO या किसी भी वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किसी भी वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं आप लोग गुरुकुल उन्नति से। कहाँ से? गुरुकुल उन्नति से और अपने जीवन में सफलताओं की सीढ़ियों को आप पार लगा सकते हैं। अगर आप झांसी से बिलोंग करते हैं तो भैया आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाने का काम करो, ठीक है। अगर चीज़ें बहुत बेहतरीन लगी, अच्छी लगी, बढ़िया लगी तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।